नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और आज इसमें बात करेंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पेड़ों का बलिदान। हिमालयी राज्य उत्तराखंड में लगातार पर्यावरण को खतरा बढ़ता जा रहा है और दरअसल एक और जहां राज्य में वनाग्नि से 1350 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जले, इसके अलावा ऑल वेदर रोड समेत तमाम राजमार्गों के निर्माण और चौड़ीकरण को लेकर आधाधुंध जो पेड़ हैं वो काटे जा रहे हैं। वहीं अब इस बीच देहरादून के नाला पानी स्थित खलंगा में हजारों पेड़ों का कटान किया जाना है और इन पेड़ों को बचाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने पेड़ों पर रक्षा सूत्र भी बांधे और आपको बता दें कि खलंगा वन क्षेत्र में सौंग परियोजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए साल के पेड़ों को काटने की तैयारी है, कई सालों से की जा रही है और इसके लिए करीब पेड़ों पर निशान भी लगाकर नंबर लिखे गए हैं, लेकिन अब इसका विरोध तेज हो गया है। वहीं कांग्रेस ने भी इसका किया है, विरोध प्रदर्शन कर अपना समर्थन दिया है और कांग्रेस ने सरकार पर पर्यावरण विरोधी होने का आरोप लगाया है। साथ ही एक भी पेड़ काटे जाने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। वन विभाग का कहना है कि देहरादून की बढ़ती आबादी को पीने के पानी की उपलब्धता के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर कार्य किया जा रहा है। हालांकि अभी खलंगा में वाटर ट्रीटमेंट पर रिजर्व वायर के लिए योजना को फिलहाल सैद्धांतिक मंजूरी नहीं मिली है। सवाल यही है कि क्या विकास के नाम पर सरकार पर्यावरण की अनदेखी कर रही है? क्या ये अनदेखी भविष्य में उत्तराखंड को भारी पड़ेगी? आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की हरियाली पर लगातार खतरा मंडराते जा रहा है। दरअसल आए दिन प्रदेश में विकास के नाम पर पेड़ों का कटान किया जा रहा है। राजमार्गों के निर्माण और चौड़ीकरण के साथ ही तमाम कार्यों को लेकर हरे पेड़ों पर आरियां चलाई जा रही हैं। ऐसा ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पर राजधानी देहरादून में देखने को मिल रहा है, जहां खंगला वन क्षेत्र में सौंग परियोजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए साल के 2000 से ज्यादा पेड़ों को काटने की तैयारी है। इसके लिए पेड़ों पर निशान लगाकर नंबर भी लिखे गए हैं, लेकिन अब इसका विरोध तेज हो गया है। इन पेड़ों को बचाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। होने लगा है बरसातों में। पीछे माल देवता पे आप देखिए, बरसात में पूरा का पूरा पहाड़ दरक गया। क्यों बनाए जा रहे प्लॉट्स, क्यों जंगल काट रहे हैं? तो अगर हम ये नहीं समझ रहे हैं तो बहुत ही दुख की बात है। हमारे जो हम डेमोक्रेसी कहते हैं, हमारे जो जन प्रतिनिधि जिन्हें हमने वोट देके चुना है, हम उनसे ये विनती करेंगे कि वो आए, हमारी बात सुने। हमको ये नहीं चाहिए। आप ये हमारे लिए कर रहे हैं। यही तो कहा, यदि आप किसी चीज को छेड़ते हैं, आप आश्वासन देते हैं कि हम इससे अधिक हम जो है पेड़ लगाएंगे, लेकिन मैं यही तो सवाल सरकार से पूछ रहा हूँ कि आपने कौन सा पेड़ लगाया? आप दिखाएं ना। सहजारा रोड पर आपने, या राजपुर रोड पर, या जहाँ भी आपने स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़क निर्माण के लिए, चौड़ीकरण के लिए, या आपने फुटपाथ बनाने के लिए अगर पेड़ काटे हैं तो आपने कितने पेड़ लगाए? सरकार दिखाए। स्मार्ट सिटी योजना अगर आप लाए तो उसमें पेड़ लगाने की योजना भी तो होगी, तो सरकार ने उस पर कहाँ अमल किया? आपको बता दें कि उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 किलोमीटर है, जिसमें से 86% पहाड़ी है और 65 से 70% जंगल से ढका हुआ है। इसमें से करीब 1350 हेक्टेयर से अधिक जंगल वनाग्नि में जल चुके हैं। इसके अलावा विकास के नाम पर हजारों पेड़ काटकर सड़क चौड़ीकरण और राजमार्गों का निर्माण किया जाता है। इतना ही नहीं, अवैध पेड़ों का कटान भी बड़ी संख्या में प्रदेश में किया जाता है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं इन सब चुनौतियों को देखते हुए साल 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मसूरी में हिमालयन कॉन्क्लेव कराया था। इस कॉन्क्लेव में 11 हिमालयी राज्यों ने प्रतिभाग किया था। वहीं खंगला वन क्षेत्र में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पर कटने जा रहे हजारों पेड़ों पर सियासत गर्मा गई है।
की जानकारी ली थी, वहाँ पर कोई पेयजल योजना को लेकर संभवतः पेड़ काटने की बात आ रही है। और मेरा भी ये मानना है कि प्रकृति का इस तरह का दोहन, इससे हमको बचना चाहिए। और अधिकारियों से मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा, और मेरी बात होगी मुख्यमंत्री से, मैं उनसे भी बात करूँगा कि अगर कोई और विकल्प होते हों तो उन पर विचार करें, और नहीं है तो पानी तो लोगों को पिलाना ही है, क्योंकि पानी के बिना तो जग सूना, क्यों साहब? तो पानी भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। हवा के बाद पानी एक बड़ी आवश्यकता है जो व्यक्ति के जीवन की बचा। और पानी के लिए त्राहिमाम होता है। जो गर्मियाँ चल रही हैं, आप ही लोग तमाम बार पानी को लेकर सरकार को घेरते दिखते हैं मुझे। तो आखिर उसकी समाधान करना है, अगर उसका कोई विकल्प नहीं है तो फिर उसका समाधान ये है कि अगर वहाँ पर 9,000 पेड़ कट रहे हैं तो कम से कम 25,000 पेड़ लगे। हाँ, ये बड़ा चिंताजनक सूचना मिली कि यहाँ पर लगभग 19-20 हज़ार पेड़ काटकर बड़ा डैम कोई पानी का बनाया जा रहा है। तो पहले तो मैं उन अधिकारियों का दिवालियापन कहूँगा कि जिन्होंने योजना बनाई और जो बाहर प्रचार हुआ कि 18-20 हज़ार पेड़ कटेंगे तब यहाँ प्रोजेक्ट बना जाएगा। ये मानव जीवन को संरक्षित सुरक्षित रखने की एक जगह है। ये पर्यावरण है, ये ऑक्सीजन हमको देती है। ये जंगल है जो हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखती है, हमें गर्मी से बचाती है, हमें जल संकट से बचाती है। इसकी गंभीरता क्यों लेते? ये पूरा सौंदर्य बर्बाद करने की साजिश हो रही है। खरलंगा एक ऐतिहासिक प्लेस है, लेकिन जिस परियोजना को, पेयजल परियोजना को लेके वहाँ पे कम से कम 2000 पेड़ से ज़्यादा की बात की जा रही है, काटने की बात। और एक तरफ हरित दून की बात बोले, एक तरफ हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप एक योजना के लिए कि जिससे कम से कम 2000 पेड़, जो कि एक पर्यावरणीय नुकसान की बात हो रही है। और इसमें उत्तराखंड का अंदर इसका घोर विरोध करता है कि ऐसी योजना जिससे कि हमारे वनों को नुकसान हो रहा हो, हमारे वातावरण को नुकसान हो रहा हो, जहां हम शुद्ध हवा की एक तरफ बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पेड़ काटने की बात कर रहे हो, हम उसकी निंदा करते हैं। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में विकास के नाम पर पर्यावरण को एक के बाद एक बड़ी चुनौतियों से सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में हजारों प्रोजेक्ट के नाम पर हरे पेड़ों पर आरियां चलाई जाती हैं। हालांकि इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश का विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर पर्यावरण की अनदेखी आखिर कितनी भारी पड़ेगी, इसका आंकलन भी तो होना चाहिए। तो पर्यावरण की अनदेखी यानी कि पेड़ों का जो कटान और बाकायदा जो नंबर लिखे गए, उससे अब पर्यावरणविद यानी कि पर्यावरण विभाग भी चिंता में पड़ गया है कि आखिर पर्यावरण की अनदेखी सरकार के द्वारा क्यों की जा रही है। पहले ऑल वेदर के नाम पर, और देखा जाए स्मार्ट सिटी के नाम पर, और अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पर। लगातार पेड़ों का कटान अगर इसी तरीके से होता रहेगा, क्योंकि जल ही जीवन है, जल भी जरूरी है, और एक शुद्ध वातावरण जो कि पेड़ों से ऑक्सीजन मिलता है वो भी जरूरी है, तो कैसे विकास इसके बीच में संभव है, क्योंकि ये तमाम आरोप भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर आज देवभूमि के दंगल में विस्तार से चर्चा करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। नवीन पिरशाली जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शेषपाल सिंह बिष्ट हैं कांग्रेस से, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं यूकेडी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष गर्ग जी है पर्यावरणविद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आशीष गर्ग जी से। आज आशीष गर्ग जी, क्योंकि पर्यावरण को कितना बेहतर बनाया जाए, इसके लिए सरकार अपनी गंभीरता को दर्शाती रहती है, अपने वक्तव्यों के जरिए वो तमाम बयान निकलकर सामने आते हैं, और दूसरी तरफ एक ये तस्वीर सामने आ रही है कि विकास के नाम पर किस तरीके से पेड़ों का कटान किया जा रहा है। आशीष जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? सरकार बहुत चिंतित है जी। हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी, सारी जी। जैसा आपने बताया कि सरकार बहुत चिंतित है पर्यावरण के लिए, मैं इससे एग्री नहीं करूंगा, और इसी सरकार का नहीं, मैं पिछली सरकारों की भी बात करेंगे। देखिए, जो डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ डेवलपमेंट के साथ साथ हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक नई टर्म है आजकल, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि हमारे साथ जलवायु परिवर्तन की बड़ी समस्या है, और साथ ही साथ हमारे जो शहर में जो पलायन हो रहा है या यहाँ पे जो बसाव हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि ये
50% तक या 55% तक आ जाएगा कुछ दिनों बाद। तो सबसे पहले यदि हम चिंतित हैं पर्यावरण के लिए, तो यहाँ पर मैं आपको एक डेटा देना चाहूँगा। 1997 में एक स्टडी हुई थी, तो देहरादून की बात करें तो जितना यहाँ पर वाटर सोर्सेज अवेलेबल थे नेचुरल, तो उसमें केवल 57,000 पॉपुलेशन ही अकोमोडेट कर सकता था देहरादून, जिसमें टूरिस्ट भी आपके शामिल थे। लेकिन आज हमारी यदि उसको बात करें तो जो कैरिंग कैपेसिटी 57,000 की जो नेचुरल वाटर सोर्सेज के हिसाब से थी, ये 10 टाइम से भी ज़्यादा एक्सीड हो गई है। तो अब उसका सारा का सारा दबाव हमारा जो आ रहा है कि देहरादून की ग्रीनरी पे आया, और आप ये जानते हैं कि देहरादून की जो हमारी हरियाली थी वो 1% से भी कम आ चुकी है आज की डेट में। और अब जो है ये सारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसका कोई विरोधी नहीं है, लेकिन वो सारा का सारा हमारा दबाव जो आसपास के देहरादून के जो बड़े अच्छे वन हैं और जो हमारे जलवायु परिवर्तन से एकदम नेचुरल वे में रक्षा करते हैं, या पानी का संचय भी करते हैं, या वाइल्ड लाइफ को संभालते हैं, और भी बहुत सारे उनके बेनिफिट्स हैं, वो सब बहुत दबाव में आ रहे हैं। और देखिए, आप यदि आप 10-15 साल या राजधानी बनने के बाद का से जो देखेंगे, हमारा इनका बुरी तरह से इनका कटान हुआ है यहाँ पर। और उन कटान का जैसे कोई कभी भी कंपनसेटरी कैंपा जैसी फॉरेस्ट की योजना है, पर उसमें वो सीरियसनेस नहीं है। और यदि कभी लगाते भी हैं उनको, तो उसमें जो सर्वाइवल रेट तो बहुत ही कम है, 4 या 5% का सर्वाइवल रेट है, जबकि वो 80 से 90% जवाब ले लेते हैं। नवीन पिरसाली जी का रुख कर लेते हैं, इसके बाद शेषपाल जी का करेंगे। नवीन पिरसाली जी, ये कैसी चिंता है सरकार की कि विकास भी है कराना है, और विकास के नाम पर पर्यावरण की अनदेखी भी करना है? अनम्यूट करिएगा नवीन जी। सोनी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हवा के बाद अगर कोई जरूरी चीज है तो वो पानी की जरूरत होती है, और जिस प्रकार से देहरादून में जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए और फ्यूचरिस्टिक जो प्रेशर, जो पॉपुलेशन प्रेशर देहरादून में रहेगा, उसको देखते हुए भारत सरकार की एक परियोजना जिसको हम सॉन्ग ड्रिंकिंग वाटर डैम के नाम से जानते हैं, उस पर काम चल रहा है। और उसके लिए एक ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत है। जो पानी वहां से आएगा वो उसका ट्रीटमेंट होकर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो उसके लिए जगह काफी दिखाई गई, लेकिन एक जगह जो जल विभाग ने बनाना है उसने एक चिन्हित की है, एक जगह खलंगा के पास, और वहां पर अभी ये नहीं कि वन विभाग को कोई नोटिफिकेशन आया है कि पेड़ कटेंगे या कुछ करेंगे, तो उसका एक गिनती हुई कि अगर यहाँ पर बनता है तो कितने पेड़ कट सकते हैं। तो पेड़ों की संख्या 1000-2000 के रूप में जिस प्रकार से बताया जा रहा है उसमें आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि डेंस फॉरेस्ट है और इसकी परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से आनी होती है, तो इसकी परमिशन मिल नहीं सकती, नंबर 1। दूसरा ये है कि अब ये ट्रीटमेंट प्लांट बनना है, और ट्रीटमेंट प्लान जिन्होंने बनाना है उन्होंने वहां पर चिन्हित किया है, तो उसके अल्टरनेट सोर्सेज देखे जाएंगे और उसको बनाया जाएगा। सरकार कभी नहीं चाहती कि पर्यावरण का नुकसान हो। हम भी सब उत्तराखंडी हैं और पर्यावरण प्रेमी हैं सब लोग। मैं गर्ग साहब की बात से सहमत हूं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास होना चाहिए। पर्यावरण के प्रति गंभीरता भी तो सरकार की नजर नहीं आ रही है। वनाग्नि की घटनाएं देख लीजिए, जंगल किस तरीके से आग में धधकते हुए नजर आए, और ये हर साल लगभग ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आता है। तो सरकार अगर चिंतित है इस बात को लेकर, तो उसको लेकर पहले से क्या योजना बनाई गई है ताकि पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके? देखिए, वनाग्नि की जहां तक बात है, तो वनाग्नि के लिए ये एक सीजन होता है, फरवरी से लेके 15 जून तक के बीच का जो समय है, ये वनाग्नि का ज्यादातर घटनाएं इसी में होती हैं। और क्योंकि नमी जंगलों में कम हो जाती है, हमारे जंगल चीड़ के जंगल हैं, जहां पर चीड़ के जंगल हैं तो वहां पर नमी कम होती है। तो इसलिए हमारी सरकार ने एक प्लान किया मिक्स फॉरेस्ट का, जिसमें बांज, बुरांस और अन्य पेड़ लगाए जाएंगे ताकि जंगलों की नमी बनी रहे। दूसरी, हम फायर लाइन क्रिएट करते हैं ताकि आग वहां तक ना पहुंचे। और बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी हेलीकॉप्टर से भी हम आग बुझाने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। केमिकल छिड़काव भी हुआ, तो सारी तमाम कोशिशें की। और जहां तक सरकार की चिंता की बात है, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ठीक है नवीन पिरसाली जी, लेकिन ये वजह काफी नहीं है। शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप नवीन जी को सुन पा रहे होंगे। सरकार की वो तमाम योजनाएं, क्या वाकई चिंतित है सरकार पर्यावरण को लेकर? और अगर है तो फिर ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आ रही? क्योंकि विकास भी जरूरी है, और अगर हजारों की तादाद में अगर पेड़ों का कटान होता है, तो क्या दूसरी जगह ऐसी चिन्हित की गई जहां पर उसके एवज में वहां पर पेड़ लगाए जा सके? ऐसी कोई योजना होनी चाहिए सरकार के पास, जो फिलहाल नजर नहीं आ रही। देखिए सोनी जी, आज की डिबेट बड़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और मानव विकास के लिए इसमें कोई दो राय नहीं कि
पानी की आवश्यकता है। देहरादून के अंदर जिस तरीके से जनसंख्या विस्फोट हुआ है, पानी का शॉर्टेज तो है, मई जून में बहुत दिक्कत होती है। मगर साथ में हमको ये भी समझना चाहिए कि सरकार और सरकारी मशीनरी ने देहरादून के अंदर सारी सरकारी जमीनों को जो है खुर्द-बुर्द कर दिया, चाहे उसमें नालों में बसा दिया हो, चाहे नजूल भूमि में इन्होंने अवैध कब्जे करके कॉलोनियां काट दी हो। ये किसी से छुपा नहीं है कि सरकारी जमीन भी इन्हीं नेताओं ने बेची है। दूसरी बात, विकास के नाम पर विनाश की ओर सत्ताएं काम कर रही हैं, उसमें कोई भी सरकार रही हो। आज इनको खलंगा का हरा भरा क्षेत्र दिख रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि इस देहरादून के अंदर पिछले 4-5 सालों से अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, वाटर लेवल जमीन का बहुत ज्यादा नीचे चला गया है। और हमेशा पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों, भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है कि जिस तरीके से देहरादून का वाटर लेवल कम हो रहा है, एक दिन ये देहरादून रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये कौन सा विकास है जहां एक और वन अधिनियम 1980 एक पेड़ काटने को मना करता है। हाई कोर्ट चिंता जता रहा है कि गौला के अंदर 4000 पेड़ काट दोगे तो जिस तरीके से वनाग्नि बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, ये मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और आज आप देख लीजिए कि देहरादून के अंदर एक छोटा सा एरिया, थोड़ा सा ग्रीन है, और वहां पर इन सरकार की गलत निगाह पड़ गई, या पेड़ काटने के लिए चले गए, पर्यावरण सड़कों पर उतरकर उसका विरोध कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि सोनी जी, आने वाले समय में पानी और शुद्ध हवा के लिए युद्ध होना है। ये तो नौबत देहरादून में आ चुकी है। देहरादून से लगे हुए क्षेत्रों में पानी भरने के लिए लाठियां चल पड़ती हैं। ये विकास इन्होंने इस राज्य में अस्थायी राजधानी देहरादून का किया है। और यदि पर्यावरण को अनदेखा कर विकास को आधार बनाकर अनियंत्रित विकास होगा तो निश्चित रूप से मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। पर्यावरणविदों की जो चिंता है वो ना सिर्फ उत्तराखंड की चिंता है, ये पूरी मानव जाति के लिए चिंता है, पूरे ब्रह्मांड की चिंता है और पूरे भारत की चिंता है। मगर दुख की बात यह है, ये जो सरकारें हैं, ये सरकारें ना तो भूगर्भ वैज्ञानिकों की बात मानती, ना पर्यावरणविद की बात मानती। मुझे तो चिंता ये है कि ये पर्यावरणविद जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये 2 महीने बाद इनके यहाँ नोटिस आ जाएंगे पुलिस के। ये सरकार तो जो इनका विरोध करती है उसे मुकदमा लगा के जेल डालना सरल समझती है, और अनियंत्रित विकास कर नोट कमाना और मानसिकता इनकी ऐसी है। ये उसी का परिणाम है कि देहरादून के अंदर हो, हल्द्वानी के अंदर हो, पौड़ी के अंदर हो, हर किसी एक क्षेत्र में भी सरकार सफल नहीं है। और हमें फिर कहना पड़ रहा है कि जिस देहरादून के अंदर बासमती होती थी, लीची होती थी, सुंदर पर्यावरण होता था, बराबर समय पे मौसम पे बारिश होती थी, आज वो देहरादून चीन से ज्यादा पोल्यूटेड और गर्मी इतनी हो गई इस देहरादून में कि यहाँ पर तो रिटायरमेंट जीवन गुजारने आते थे। देहरादून का अगर जिक्र किया जाए, बेसिकली देवभूमि का, उत्तराखंड का, तो कहा जाता है ऐसे में गर्मी के मौसम में लोग उधर रुख करते हैं जाने का। एक पर्यटन के लिहाज से भी बेहद मायने और महत्वपूर्ण है। और अगर ऐसी स्थिति है अभी, तो आने वाले समय में क्या कुछ स्थिति होगी उसका अंदाजा लगाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, शिषपाल सिंह जी। शिषपाल जी, आपकी भी प्रतिक्रिया बेहद मायने रखती है, क्योंकि आप पर्यावरण को लेकर काफी चिंता, विपक्ष भी जाहिर कर रहा है, समर्थन करते हुए नजर आ रहा है जिस तरीके से पर्यावरणविद प्रदर्शन कर रहे हैं। अनम्यूट करिएगा। हाँ सोनी जी, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड में अंधाधुंध तरीके से पेड़ों का कटान हो रहा है, और यहाँ 2 तरह का कटान है। एक है सरकारी कटान हो रहा है, और दूसरा जो है कि जो वन माफिया है वो कटान कर रहे हैं। और इसके जो आंकड़े हैं बहुत ही ज्यादा डरावने हैं, और इससे ये लग रहा है कि जो हिमालयी पर्यावरण है उसकी रक्षा के लिए जो है सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। सरकार जो है किसी भी तरीके से गंभीर नहीं है। और जहां पर ये खलंगा में जो है अवैध पेड़ों के कटान का विरोध हो रहा है, इसी के पास से लगता हुआ जो सैंसधारा का रोड है, वहां पर तो हजारों पेड़ पहले ही जो है ये काट चुके हैं। वो मामला माननीय हाईकोर्ट तक भी पहुंचा, और जो समाज सेवी है, पर्यावरणविद है, उन्होंने इस मामले में
जो है सरकार के समक्ष अपनी सारी चिंताएं रखी। कांग्रेस पार्टी भी लगातार जो है इस मामले को उठाती रही। और आप देखिए कि अभी पिछले ही साल के आंकड़े हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ जब यही हमारे देहरादून के ऊपर जब चक्रोता में वहां पर और वहीं की जो कनासर रेंज है, बड़कोट रेंज में, सोनी जी आपने भी कई डिबेटें कराई थी, तमाम हजारों पेड़ों का जो है अवैध कटान हुआ था। अल्मोड़ा में तो जो है एक शिकायत आई थी जो है कि वहां पर जो है 5 सालों में 19,000 पेड़ों के जो है अवैध कटान की परमिशन वहां के डीएफओ ने दे दी थी। बाद में उसमें जांच भी बैठी, जो है डीएफओ की जो है पेड़ों की जो है कटान के परमिशन देने की जो है जो पावर थी वो फ्रीज कर दी गई। लेकिन उसमें कार्रवाई क्या हुई, किस जिम्मेदार पे जो है जवाबदेही हुई, किसी को कुछ नहीं पता। तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए सरकार कोई काम ही नहीं कर रही है। लगातार अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब हम बहुत ज्यादा चिंतित है पर्यावरण के लिए, लेकिन इससे पहले जो डिस्कशन में मैं भाजपा के विधायक का बयान देख रहा था, वो कह रहे नहीं जी पेड़ अगर काटने पड़े तो काटने पड़ेंगे, उतने ही और पेड़ लगा देंगे। तो हर वर्ष पीने के पानी की समस्या का हल निकलना चाहिए, वो कैसे भी निकले। नहीं, एक मिनट सोनी जी, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। आप देखिए कि हर साल आप देखते हैं कि पर्यावरण दिवस पर जो है हजारों लाखों पेड़ जो है पेड़ पौधारोपण होता है, फोटो सेशन होता है, लेकिन उन पेड़ों को संरक्षित करने के लिए, बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी कोई लेता ही नहीं है। फिर जो हम जीरो पे आ जाते हैं। और जहां तक आप कह रहे हैं कि पेयजल की समस्या है वो कैसे दूर होगी, तो देखिए उसके लिए तो विभाग को जो है वैकल्पिक जो है स्रोत ढूंढनी चाहिए, उसमें बात करें जहां इतने मात्रा में पेड़ों का कटान ना हो। और मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, बहुत ज्यादा तो ये तो सरकार को ही पड़ताल करनी पड़ेगी कैसे वो इस समस्या से जो है समाधान पाए। पौड़ी आपने देखा कि हमारा बहुत हाइट का जो है क्षेत्र है, हमारे गढ़वाल मंडल की कमिश्नरी भी है, वहां श्रीनगर से जो है पानी जाता है, उसकी व्यवस्था है। तो आप देहरादून तो कोई पहाड़ पे बसा हुआ नहीं, हम तो प्लेन के एरिया में है, तो तमाम विकल्प मौजूद है, ये तो सरकार को तलाशने पड़ेंगे। आपको क्यों जो है इस बात का जवाब ले लेते हैं शिषपाल जी, नवीन जी से। शिषपाल जी की बात सुन पा रहे होंगे नवीन जी कि विकल्प जब अनेक हैं, वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है, उससे समस्या का समाधान हो सकता है, तो पेड़ काटना इतना जरूरी क्यों है? सोनी जी, हम भी यही कह रहे हैं कि छेड़छाड़ क्यों? विभाग ने जहां पर बनाने के लिए बोला है, अगर वहां फिजिबल नहीं है तो अल्टरनेट देखा जाएगा स्थान कहां पर ये हो सकता है। और मैं शिषपाल जी की बात पर कहूं कि आप कह रहे हैं कि सरकार को पर्यावरण की चिंता नहीं, यही तो विधायक जी ने भी कहा कि अगर विकास जरूरी है और वो चीज वहीं पर बननी है तो हम 2000 के बदले 20,000 25,000 पेड़ लगाएंगे। तो उसमें तो अच्छा है ना कि हम पर्यावरण की चिंता कर तो रहे हैं, तो उसमें विपक्ष को राजनीति करने की कहां पर आवश्यकता है, आप ये बताइए। एक तरफ अगर पानी नहीं मिलेगा तो आप तब भी परेशान होंगे, और पानी मिलेगा तो भी परेशानी है। आपको तो केवल ये देख रहा विपक्ष की ये योजनाएं फटाफट कैसे पास हो रही हैं, कैसे सरकार इतनी तेजी से काम कर रही है। जिस उत्तराखंड में कुछ होता नहीं था वहां पर सड़कें भी बन रही है, वहां पर हवाई इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, वहां पर जल विद्युत परियोजनाओं पर काम हो रहा है, पानी की सप्लाई पर काम हो रहा है, स्मार्ट सिटीज पर काम हो रहा है। तो सरकार जो काम कर रही है, विपक्ष उसको रोकने का काम कर रहा है, उस पर राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा यहाँ पर कि सरकार विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है, पर्यावरण के लिए चिंतित है। तो दोनों का समावेश सरकार अच्छी तरह से करती है। अगर कहीं पेड़ काटने की जरूरत पड़ रही है, जैसे सहस्त्रधारा पर पेड़ काटे गए थे तो उनको दूसरी जगह लगाया गया, उसके बदले और भी वृक्षारोपण किया गया। अगर जरूरी है कहीं पर विकास और वहां पर पेड़ आड़े आ रहे हैं तो उन पेड़ों की जगह माफियाओं पर शिकंजा कैसे कसेगा नवीन जी? ठीक है, सरकारी या विकास में जो बाधा बन रहे हैं पेड़, उनको काटना तो अच्छी बात है, लेकिन वन माफिया जो इतने सक्रिय हैं और अगर काट रहे हैं, इस लिहाज से भी पर्यावरण में असर देखने को मिल रहा है, तो इस पर भी शिकंजा कसना चाहिए। सोनी जी, हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा कि जहां पर भी पेड़ कटे उन पर कार्रवाई हुई, उस पर अभी भी कार्रवाई चल रही है। और कई ठीक है नवीन जी, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई ये आपसे जानेंगे। पर्यावरणविद का रुख कर लेते हैं और इसके बाद इस बात का जवाब भी शिषपाल जी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ देखिए सोनी जी, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि सहस्त्रधारा रोड पर जो पेड़ काटे गए उनको अन्यत्र जो है स्थानांतरित किया, दूसरी जगह लगाया गया। जरा चले नवीन प्रसाद जी, बताइए। आप आइए, मैं दिखाऊंगा आपको मैं आपको दिखा देता हूँ, रूट बताऊँ, आप जाएंगे या मेरे साथ चलेंगे? आपको रूट बताएं कहाँ लगे हैं, या आप मेरे साथ चलेंगे? शिषपाल जी, हवा में बात मत कीजिए। टीवी चैनल पर ऑथेंटिक बातें अच्छी लगती हैं, हवा में कभी भी बात अच्छी लगती है। आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ लगे हैं और कैसे लगे हैं। चलिए, आप दोनों मेहमानों को फिलहाल जाने की जरूरत नहीं है, आप बता दीजिएगा, हम अपना संवाददाताओं को वहां पर
भेजकर हम ज़मीनी हकीकत को जान लेंगे, क्योंकि ज़मीनी हकीकत के आधार पर ही इस बात को लेकर चर्चा हो रही है देवभूमि के दंगल में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, इसके बाद पर्यावरणविद का रुख करेंगे आशीष गर्ग जी का और जानेंगे कि क्या ये ज़रूरी है इस तरीके का विकास, क्योंकि विकास भी ज़रूरी है लेकिन इस तरीके से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। देवभूमि के दंगल में चर्चा कर रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर। जो जगह चिन्हित की गई वहां पर हजारों की तादाद में पेड़ों का कटान होगा और इसको लेकर अब चिंता और सवाल भी कि विकास, हालांकि इस समस्या का समाधान होना भी जरूरी है, लेकिन क्या कोई विकल्प है? वैकल्पिक व्यवस्था से भी इस समस्या का अगर समाधान हो सकता है तो आखिर इतने बड़े पैमाने में पेड़ों का कटान क्यों? आशीष गर्ग जी का रुख कर लेते हैं। आशीष गर्ग जी, क्योंकि देखा जाए विपक्ष भी इस प्रदर्शन का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अपनी खोई हुई जमीन को वापस कर पाना है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष को अपनी एक मजबूती और किस तरीके से विकास कर रहा है सत्ता पक्ष, उसको दर्शाना है। लेकिन इसके बीच में कोई ऐसा विकल्प है जो इस समस्या का समाधान भी हो, विकास भी हो और इस तरीके से पेड़ों का कटान भी ना हो? जी बिल्कुल विकल्प हैं, और पर्यावरण जो है या हमारा विकास है हमारे राज्य का, ये राजनीति से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। तो मैं सुन रहा था नवीन जी की बात, तो हम नवीन जी को ये बड़ा क्लियर करना चाहते हैं, ना देहरादून की जनता विरोधी है विकास की, और ना पर्यावरण में जो प्यार करते हैं वो भी विरोधी नहीं है इसके। हम चाहते हैं डेवलपमेंट हो जैसे, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। अब आपने पूछा कि थोड़ा सहजधारा रोड के बारे में बता देता हूँ कि सहजधारा रोड में वैसे पेड़ कटने की जरूरत नहीं थी। हमने जब जिस समय ये एक डिबेट आपके ही चैनल पे हुई थी, तब भी ये बताया था कि इन पेड़ों को फुटपाथ पे लेके उतना ही रोड चौड़ा हो जाता है। हमने ये पूरा मेजर करके इनको बताया था जी। और ये ट्रांसप्लांट जो हुए हैं इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है, ये कोर्ट का ऑर्डर था, क्योंकि वो इन्होंने तो पूरा डिसीजन ले लिया था कि वो 2000 पेड़ काटने हैं। और आज भी यदि वहां पर जो लगे हैं, तो नवीन जी की पूरी बात से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सहमत है कि उसमें जो फाइकस वेराइटी के जो पेड़ हैं, जो अपने आप उनको ट्रांसप्लांट कैसे भी कर दे वो उगी जाते हैं, बिना केयर के भी कर दे, तो वो वाले सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन उसमें 70% लगभग मर चुके हैं। रही बात हमारी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की, तो अभी सबका यही मानना है कि कम से कम जो खलंगा में जो हमारे जो बिल्कुल ठीक रिजर्व फॉरेस्ट में ये जो वाटर ट्रीटमेंट यूनिट आ रही है, इसको आप बिल्कुल कहीं अन्यंत्र ले जाएं, और उसी हाइट के किसी टीले पे ले जाएं, जिससे ग्रेविटी फ्लो से ये वाटर आ रहा है। ये स्कीम अच्छी है, वाटर स्कीम में हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी फ्लो से ही डैम से पानी आएगा और ग्रेविटी फ्लो से ही ये पूरे शहर में जाएगा। तो ये स्कीम अपने आप में अच्छी है, लेकिन खलंगा में आप पूरी वहाँ की वनस्पति और पूरी पेड़ों को काट के यदि वो कर देंगे, तो ये किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है और किसी को एक्सेप्टेबल भी नहीं है। मैं आपको एक और बड़ा सॉल्यूशन इसका बताना चाहता हूँ। ये जो इसकी डैम की इन्होंने कैपेसिटी 150 मिलियन लीटर्स पर डे की जो डिसाइड की है, मैं आपको जो मैंने पहले बात उठाई थी कि अब हमें एक टाइम आ गया है कि देहरादून में जो बाहर से पलायन हो रहा है, हमें ना चाहते हुए भी इस पे कोई बड़ा कड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। और जो खरीद फरोख्त जमीन जो हमारी शहर से बाहर या वनों में या एग्रीकल्चरल लैंड में जा रही है, उसको रोकना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो भी खरीद फरोख्त हो विद इन सिटी, जहाँ पे ऑलरेडी हमारा बस चुका है वहीं पर हो। और सेकेंडली हमको जो भूचार्ज को रिवाइव करने के, जो भूजल है उसको रिचार्ज करने के, जैसे अभी एक प्रवक्ता ने बताया कि काफी नीचे चला गया है, उसको रिवाइव करने के हम प्रयास करें। तीसरा, जो बोरवेल जो पूरे देहरादून में आते जा रहे हैं, ट्यूबवेल, उन पे कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। तो यदि उनको एक प्लान्ड वे में किया जाए और इन सब तीनों बातों को इंटीग्रेट करके किया जाए, तो हमारी पानी की रिक्वायरमेंट जो आज ये 150 MLD है, ये बहुत कम हो जाएगी। और यदि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ये सब मैंडेटरी कर दिया जाए, हर घर में ये होना ही चाहिए, और क्योंकि चाहे और जो नहीं करे उसको उसका बिल बढ़ाया जाए, वाटर बिल, उसको मतलब उसको किसी तरीके से उसको इसका भार झेलना पड़ेगा। तो यदि हम इस तरीके के प्रयास करें और पेड़ लगाएं, ज्यादा से ज्यादा लगाएं, जो देहरादून की ग्रीनरी 1% से कम हो गई है, यदि 20-30% ले जाए, तो ये जो जल है ये सबको पता होना चाहिए कि ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। और यदि ये पेड़ रहेंगे तो बारिशें भी हमारी ज्यादा होंगी। जैसे
अभी क्या है, बारिशें भी हमारी बिल्कुल बंद हो गई हैं, बिल्कुल। तो ये पानी की कमी जो 150 MLD की है काफी कम आ जाएगी। तो ये वाली चीज को भी रिव्यू करना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बना के। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि विकास है और एक हमारे पास काफी पैसा है समय इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम वनों को उजाड़ के करेंगे। तो इस पे मेरे ख्याल से नवीन जी से मेरा आग्रह है कि यदि ये भी अपने सोर्सेस को लगा के इस बात को गंभीरता से लें और सबको साथ लेके चलें, क्योंकि देखिए पर्यावरण किसी राजनीति का नहीं है, किसी ये आने वाली फ्यूचर जनरेशन का है। और हमें क्लाइमेट चेंज से जो हमारे पूरे हिमालय से इफेक्ट होने वाले आने वाले 7, 8, 10 साल में, विंडो बहुत कम है हमारे बिल्कुल पास आशीष जी, राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन हर मुद्दे पर अगर राजनेता का वक्तव्य सामने आ जाए तो राजनीति शुरू हो जाती है। शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, सरकार के पास सोर्सेस की कमी नहीं है, फिर आखिर क्यों? बस यही तो सवाल है कि जब सरकार के पास सारे सोर्सेज हैं, उसके बाद ऐसी स्थिति क्यों बन रही है कि अगर किसी ने कहा कि यहाँ पर बनाना है, पेड़ काटने हैं, और सरकार मान जाए। सरकार का अपना कोई विवेक नहीं है। अभी हाई कोर्ट ने गोला में 4000 पेड़ काटने के लिए मना कर दिया, केंद्र की सरकार ने अनुमति नहीं दी। अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी फाइल चला रहे हैं कि नहीं अब तो गोला के 4000 पेड़ कटेंगे, हाई कोर्ट जो है गोला वहीं बनेगी, गोला में, हल्द्वानी में। कहने का मतलब है कि अब सरकारों का अपना विवेक बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये पैसा और सुविधा के इर्द गिर्द किसी भी हद पर जाने को तैयार हैं। ये उसी का परिणाम है कि हाँ, यहाँ का डीजीपी पेड़ काटने में मुकदमा झेल रहा है। अब आप देख लीजिए, वन विभाग के अधिकारी जेलों में पड़े हुए हैं। जिनको वनों की रक्षा के लिए बैठाया वही वन उड़ेड़ने में लगे हैं, और जिन्हें मानव जाति की सुरक्षा के लिए, सुविधा के लिए सरकार दी है, वही सरकार जो है मानव जाति के लिए खतरा बनी हुई है। अरे जब पर्यावरणविद से लेकर भूगर्भ वैज्ञानिक तक कह रहे हैं कि देहरादून के अंदर वाटर लेवल जिस तरीके से नीचे हो रहा है, ये पूरा देहरादून रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगा। मानव जाति के लिए अगला आने वाले समय में पानी का जो संकट होगा, ये युद्ध का बहुत बड़ा कारण बनेगा। ये मैं तो बोल नहीं रहा हूँ, मैं विपक्ष का नेता हूँ, मैं तो वैज्ञानिक नहीं हूँ, मगर अखबारों की कटिंग और पर्यावरणविदों की चिंता, वैज्ञानिकों की चिंता ये बताती है कि सत्ता में बैठे सत्ताधीश, इन्हें पैसा दे दो कुछ भी काट लो, इन्हें कहाँ फर्क पड़ रहा है। उत्तराखंड हो या राज्य हो या देश हो, हिमालय में आप देख लीजिएगा कि गंगोत्री में आप चले जाएंगे तो गंगा कम से कम 4 किलोमीटर पीछे हो चुकी है। अब वैज्ञानिक चिंता जता रहे, नेताजी भी एक दिन आके बोल देते हैं हाँ बहुत बड़ी दिक्कत है, अगले दिन देखा कि वहीं पर कोई रिसोर्ट बनाने को तैयार है। केदारनाथ में रिसोर्ट खड़े कर दिए, वैज्ञानिक मना कर रहे हैं। बद्रीनाथ के अंदर जो है आज हंगामा इस बात का हो रहा है कि वहां के पंडित पुरोहित वहां के पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं, मगर सरकार सुनने को तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं नवीन जी, आप बता दीजिए कितने पेड़ सरकार ने शहर के इर्द गिर्द लगाए हों इन 24 वर्षों में। पेड़ लगाना नहीं, बातें करने में नंबर 1 कि हम 2000 पेड़ काटेंगे, 40,000 पेड़ लगाएंगे। अरे लगाओगे कहाँ, सारी जमीन तो आपने खुर्द-बुर्द कर दी। देहरादून में इंच जमीन सरकारी बची नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो ये कलंगा में पेड़ काटने की बात हो रही है, तो क्या ये माना जाए कि देहरादून के अंदर नागरिकों को मारने की तैयारी सरकार कर रही है? अगर आप पानी दोगे तो फिर कोरोना के टाइम पर जो सांस लेने की दिक्कत आई, यदि कभी दोबारा ऐसी स्थिति हो गई कि देहरादून में इस तरह की प्रॉब्लम आ गई, तो उसके लिए क्या समाधान है? हमारा ये कहना है विकास के नाम पर विनाश की ओर सरकार ना जाए। पेड़ मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यदि पेड़ कटता है, वो भी खासकर देहरादून के अंदर, तो ये ठीक नहीं है। कैसे देहरादून में वाटर लेवल पानी का ठीक किया जाए, जो कि चिंता का विषय है। बाकी गंगा और यमुना अगल बगल से निकलती है। 35 किलोमीटर दूर से हमारे यहाँ यमुना है, टॉन्स हमारे यहाँ पर 7 किलोमीटर दूर है, और गंगा हमारे से 40 किलोमीटर दूर है। अगर हम यहाँ से पानी की सुविधा नहीं करा सकते पूरी, तो इसका मतलब हमारा मास्टर प्लान नहीं है, और केवल बिल्कुल कई सारे विकल्प आपने सुने नवीन जी। आशीष गर्ग जी ने भी कई सारे सुझाव दिए हैं, विकल्प दिए, साथ ही आप शांति प्रसाद भट्ट जी को भी सुन पा रहे हैं। क्योंकि अगर वैज्ञानिकों की चिंता है पर्यावरण को लेकर, तो इस चिंता से क्या सरकार को इत्तेफाक नहीं है, और है तो इसको लेकर आगे की क्या योजना? देखिए सोनी जी, बिल्कुल सरकार इस बात से इत्तेफाक रखती है कि पर्यावरण की सुरक्षा की जाए, और पर्यावरणविद तब तो फिर जंगल काटकर ये प्लॉट वगैरह नहीं बनवाए जाने चाहिए, जंगलों का कटान कम से कम किया जाना चाहिए। उसी पर आ रहा हूं। जो पर्यावरणविद हैं गर्ग साहब, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, और उस बातों पर अमल होना चाहिए। सरकार उस बातों पर अमल भी करती है। लेकिन जहां तक शांति प्रसाद भट्ट जी बोल रहे हैं, आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने 5000 एकड़ से ज्यादा की जमीन
खाली करवाई है। जो पिछले सरकारों द्वारा कब्जा करवाई गई थी, उस जमीन को पुष्कर धामी सरकार ने खाली करने का काम किया। वो लगभग 5,000 एकड़ से ज्यादा जमीन है, ये आपको पता होना चाहिए। एक बात विपक्ष के लिए मैं बोलना चाह रहा हूं। दूसरा, जहां तक बात है पर्यावरण की, तो पर्यावरण के लिए सरकार बिल्कुल संकल्पित है और हम उसमें प्लानिंग कर रहे हैं। देहरादून के अंदर भी, स्मार्ट सिटी के अंदर भी पेड़ लगाए जाएंगे और बाहर भी पेड़ लगाए जाएंगे। नए पर्यावरण के लिए मिक्स फॉरेस्ट की हम जो बात कर रहे हैं, बांज, बुरांस और अन्य पेड़ जो पानी को ऑब्जर्व करते हैं, वो पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। तो सरकार की एक बृहद प्लानिंग इस बारे में है कि पर्यावरण को, हिमालयी पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए और सरकार उस पर काम कर रही है। लेकिन एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, इसमें समय लगता है, विकास भी साथ साथ चल रहा है। तो पेड़ों का विनाश जो हो रहा है वो भी पर्यावरण के लिए खतरा है, उसको भी सरकार ध्यान में रखते हुए उसकी भी भरपाई की जाएगी, क्योंकि पेड़ों के बिना हमारा जीवन नहीं है। और हम सोचे, सरकार राजनीति से ऊपर उठकर सोचे और आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचे, तो हमें इस पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है। इस हिसाब से जल स्तर को भी बढ़ाना है, पर्यावरण को भी बनाना है और विकास भी होना है। तो एक जो संतुलित विकास जिसको कहते हैं, वैज्ञानिक विकास की आवश्यकता यहाँ पर है और उसको सरकार पूरी तरह से देख रही है। पिछले सरकारों में जो अवैज्ञानिक विकास यहाँ पर होता था, उस पर लगाम लगाने की कोशिश हमारी सरकार ने की है, धामी सरकार ने की है। तो मैं समझता हूँ कि धामी जी का जो विजन है और जो उनका एक्शन है, जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर जो जमीन लोगों द्वारा कब्जा की गई थी उसको छुड़ाने का काम किया और उसमें जो प्लानिंग आगे कर रहे हैं, उससे एक अच्छा उत्तराखंड बनेगा। और मैं सभी का सहयोग, विपक्ष का भी सहयोग इसमें चाहता हूं और पर्यावरणविद और जो एनजीओ जो है, वो जो खासतौर पर जो सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया हम अदा करना चाहिए, क्योंकि उनकी आवाज भी आवाज बनती है और सरकार उस आवाज भी का काम करती है। चलिए नवीन जी, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन महज इससे काम चलने वाला नहीं है कि सारी जो खामियां हैं वो पता तो हैं, लेकिन उसको लेकर कोई कार्य योजना नहीं है जो धरातल में उसका इम्प्लीमेंट किया जाए। और अगर कोई योजना बनाई गई है तो कब तक वो अमल में लाई जाएगी, क्योंकि फिलहाल अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जिक्र किया जाए, जो जगह चिन्हित की जा रही है, सैद्धांतिक तौर पर अभी मंजूरी नहीं मिली है। लेकिन ये एक चिंता का विषय है जिसको लेकर अब आपत्ति दर्ज कराई जा रही है विपक्ष की तरफ से भी और पर्यावरण विदों की तरफ से भी। तो जाहिर सी बात है प्रदर्शन होना लाजमी है, लेकिन अब इसको लेकर रणनीति ठोस सरकार की तरफ से बनाई जानी चाहिए। शिषपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट करिएगा। हाँ सोनी जी, धामी जी का विजन भी अब उत्तराखंड की और देश की जनता ने देखा और उनके कार्य योजना भी देखी। पूरे उत्तराखंड के जंगल धू धू करके चल रहे थे, वो पूरे देश में प्रचार कर रहे थे। 1.5 महीने बाद तो उनकी तंद्रा टूटी और वन मंत्री तब उत्तराखंड में आए जब जो है इंद्रदेव उनकी कार्य प्रणाली को देखा। आज यूसीसी नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून का पूरा देश आज सभी राज्य उसकी नकल कर रहे हैं। पहले बताएं आपको लैंड बैंक का है। आपके मुख्यमंत्री तो बयान दे रहे थे कि हमने जो है इन्वेस्टर को आमंत्रित करने के लिए वो लैंड बैंक बनाया, लेकिन अभी तक वो कहीं इन्वेस्टर भी नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा, कहीं जो धंधे लगते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और 100 हमने 100 करोड़ से ज्यादा के अमाउंट को एमओयू को लैंडिंग करने का काम कर लिया है। बड़े हुए तो बातें करना आसान है। विपक्ष की जो आंखें हैं, जो चश्मा विपक्ष ने पहना है, वो इतना काला है कि बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता है। तो चश्मा उतारिए, थोड़ा दूसरा नजरिया रखिए, तब आपको विकास दिखेगा। जो आज आप पानी पी रहे हो, आपकी सरकार ने कौन सी नई पेयजल योजना बनाई देहरादून में? आप बताएं जरा। कोई तो बना तो योजना का नाम आप बता दें। जिसका आप विरोध कर रहे हैं, वो परियोजना हमारी सरकार बना रही है। संरक्षित नहीं कर पा रहे, नहीं दीर्घकालिक कोई योजना आपके आप अभी विरोध कर रहे हैं, वो योजना हमारी सरकार बना रही है। आपके जो मंत्री हैं एसी कमरों से बाहर निकल के जो है सब जा रहे हैं, सब अपने अपनी जगह पर हैं, तभी सरकार चल रही है। सब अपने अपनी जगह पर है, कहने से नहीं होता। जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये बोलिए ना कि आपकी सरकार। ठीक है नवीन जी, अब धामी सरकार का अगर जिक्र किया जाए तो क्या पर्यावरण को लेकर कितनी संजीदा है, क्या विजन है आगे का? क्योंकि देखा जाए सरकार में भी सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो भी एक इंसान ही है, तो अगर खामियाजा उत्तराखंड वासियों को भुगतना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है उनको भी भुगतना पड़ेगा। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। सोनी जी देखिए, किसी भी उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। समग्र विकास की अगर बात करें तो उसमें पर्यावरण भी आता है, उसकी भी रक्षा करनी है और विकास भी होना है। तो ऐसे चैलेंजेस में सरकार पूरी तरह से तैयार है और जो भी विकास हो रहा है उसकी
पूरी तरह से देखिए, अगर आप आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जा रही है तो एक नई इतिहास है, नया इतिहास यहाँ पर बन रहा है। आप ये देखिए, पिछले 75 साल में कांग्रेस ने क्या 1 मीटर पटरी यहाँ पर बिछाने का काम किया? इनकी सरकारें 65 साल तभी तो केंद्र की कांग्रेस सत्ता में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो उम्मीदें इतनी ज्यादा है। लेकिन अब उन विकास योजनाओं का हवाला दे रहे हैं आप, जिनके नाम पर अब पर्यावरण से छेड़छाड़ की जा रही है, और लगातार इसको लेकर चिंता अगर वैज्ञानिक जता रहे हैं तो सरकार को भी चिंतित होना चाहिए। आशीष जी का रुख कर लेते हैं। नवीन जी वापस लौटेंगे, आपका रुख करेंगे। आशीष गर्ग जी, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा लगता है कि इसके काफी कुछ साइड इफेक्ट जो है देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लगातार आपने देखा पिछले कई दिनों से जो वनाग्नि की घटनाएं हैं वो चरम पर हैं। उसको लेकर जो एक्सपेरिमेंट किए गए आग बुझाए जाने को लेकर वो उतने सफल साबित होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वनाग्नि की घटनाएं और वन अधिकारी की जिम्मेदारी को लेकर भी सवाल उठे। कैसे सुरक्षित होगा पर्यावरण? अनम्यूट करिएगा। हम अपनी टाइम को थोड़ा टाइमलाइन को 10-15 साल पीछे ले जाएं तो आप देखेंगे कि ये फॉरेस्ट फायर्स की घटना इतनी नहीं होती थी। तो वो उसका एक बड़ा कारण ये था कि जो वन क्षेत्र हमारा इतना विशाल था और क्लाइमेट चेंज के भी इफेक्ट्स नहीं थे, तो हमारी बारिशें बड़ी जल्दी जल्दी होती थी। आप देखिए अप्रैल में हमारे पिछला हमारा अप्रैल का सीजन कितना गर्म रहा, और यदि नवंबर दिसंबर में हमारी बारिशें ही नहीं हुई तो जो एक मॉइस्चर नेचुरल वनों में होता था वो गायब हो गया है। तो अल्टीमेटली जो हमारे जिस मात्रा में पर्यावरण में हमारे पेड़ कट रहे हैं, ग्रीनरी नष्ट हो रही है, तो इसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो है ही यहाँ पर। दूसरी बात ये रही, जैसे अभी नवीन जी ने बताया, तो मेरा नवीन जी को एक ये सजेशन है कि आज तक जितने भी पेड़ कटे हैं, मे बी इसी सरकार की बात कर लें, तो जितने पेड़ कटे हैं उसके जो एक नेचुरल होता है कि एक की जगह 10 पेड़ का वादा होता है कि हम लगाएंगे। बिल्कुल। तो एक मतलब अभी मानसून आने वाला है, इस 4 महीने में वो जितने पेड़ लगने थे, मुझे नहीं लगता वो कहीं पे लगे हैं। सहजधारा रोड के जो कंपनसेटरी पेड़ लगने थे वो एक भी पेड़ नहीं लगा है, ये मैं आपको कंफर्म करके बता सकता हूँ। तो इस मानसून में लगाइए उसको और बताइए कि कहाँ कहाँ आप लगाएंगे उसको। हम तो कह रहे हैं सहजधारा रोड जिस समय इतना गर्म हो गया है, जो पहले -3 डिग्री घंटाघर से कम होता था, अब +3 हो गया है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया है। तो आप यहाँ पे बताइए सहजधारा रोड पर कब पेड़ लगेंगे, हम लोग आपके साथ आके लगाएंगे। बिल्कुल। तो जो आप बात कह रहे हैं कि हम इसका पर्यावरण की क्षतिपूर्ति भी करेंगे या नया पर्यावरण, ठीक है। आशीष जी माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे, देवभूमि के दंगल में वापस लौटेंगे। अमेठी का रुख करना होगा। अमेठी पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सुनिए जरा। रायबरेली का एम्स मोदी जी ने दिया, और अब तो अमेठी में दुनिया की जो सबसे अच्छी राइफल AK-203 क्लास्कोप की ये जो राइफल है, दुनिया की अब की सबसे अच्छी राइफल है, जो रसिया के साथ मिलकर के भारत बना रहा है। यह अभी अमेठी में मोदी जी ने लगा करके उसका उद्घाटन भी किया। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग यहां के नौजवानों के हाथों में तमंचे पकड़वाते थे। हमने यहां के नौजवानों के हाथों में टैबलेट दिया है, टैबलेट, और देश की सुरक्षा के लिए आपके जिले को क्लास्कोप श्रेणी की AK-203 राइफल दे करके आज भारत के जवानों के हाथों में जब ये राइफल होती है तो पाकिस्तान भी थर्राता है, दुश्मन भी थर्राता है, वह भी थर्राता है, उसको भी भय होता है। और तभी तो पाकिस्तान बोलता है ना, जब मजबूत सरकार होती है और राइफल आपकी अमेठी में बनती है, अब दुश्मन भी क्या बोलता है, अगर पटाखा जोर से फट जाए ना, कहता नहीं मैंने नहीं किया, मेरा हाथ नहीं है इसमें, वो पटाखा फट रहा है। पहले एक कांग्रेसी क्या बोलते थे, समाजवादी पार्टी के लोग पहले जब उन्हें समर्थन करते थे तब वो क्या कहते थे, कोई आतंकी घटना घटित होती थी, कहते थे आतंकवादी सीमा पार के। अरे सरकार कैसी जब वो समस्या का समाधान न कर सके। मेरा ये मानना है, मोदी जी का मानना है, सरकार किसी समस्या के लिए समाधान के लिए ना नहीं कह सकती। अगर जनता जनार्दन कह रही है कि यहां पुल बनना है, हर हाल में बनना है, उसको बनना ही है। जनता जनार्दन अगर कहती है कि हमारी
अमुक समस्या का समाधान होना है तो वह होना ही चाहिए। ये सरकार का लक्ष्य होना चाहिए, न कि ये बोलते हैं अरे आतंकवादी तो पाकिस्तान से हैं, फलाने देश से हैं, हम क्या करें। अरे तुम्हारे हथियार कब के लिए रखे गए, जाओ घुस करके मारो ना वहां पे जाकर के। लेकिन मारने के लिए हिम्मत होनी चाहिए ना, और जब हिम्मत होती है तब आस्था का सम्मान करने के लिए रामलला विराजमान होते हैं। और माफिया, बड़े बड़े माफिया जो पहले सरकारों का संचालन करते थे, उनका राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकल जाती है। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। मैं धन्यवाद दूंगा श्री राकेश प्रताप सिंह को, गौरीगंज के विधायक को। धन्यवाद दूंगा मनोज पांडे को, जो रायबरेली के पास विधायक हैं। इन्होंने समाजवादी पार्टी से इन्होंने विद्रोह किया। कहा जब समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में रामलला की विराजमान होने के बाद जब मैंने प्रस्ताव रखा कि भाई चलो सभी विधायक एक साथ अयोध्या में दर्शन करते हैं, इन सभी विधायकों ने समर्थन किया था। लेकिन समाजवादी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, हम राम मंदिर का विरोध करते हैं। तो इन विधायकों ने कहा नहीं, जो राम का विरोध करेगा हम उसका साथ नहीं दे सकते, और इन्होंने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ दिया। कहा कि भाई हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं। तो फिलहाल आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन पा रहे थे। 5वें चरण के चुनाव को लेकर चुनावी शोर तेज हो चुका है। अमेठी से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है, समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए देवभूमि के दंगल में वापस लौटते हैं। लगातार पर्यावरण को लेकर जो चिंता बढ़ती जा रही है वैज्ञानिकों की, कांग्रेस प्रवक्ता फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो पर्यावरणविद जो चिंता जता रहे हैं शेषपाल सिंह जी, इसको लेकर वाकई अब ये सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि पानी भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हवा ज़रूरी होती है। लेकिन हवा जब दूषित होगी या प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो वाकई ये एक चिंता का विषय है, जिसको लेकर पर्यावरणविद जो हैं वो लगातार चिंता जाहिर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सोनी जी, उत्तराखंड के पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए। वो इसलिए भी जरूरी है कि उत्तराखंड जो है हमारा हिमालयी राज्य है, पूरे देश को जो है ग्रीन एनर्जी जो है देते हैं, तमाम जो है पूरे देश के पर्यावरण की हम रक्षा करते हैं। तो हम तो ग्रीन बोनस की लंबे समय से बात कर रहे हैं कि हमें जो है ग्रीन बोनस मिलना चाहिए, और यहाँ की सरकार जो है उसी ग्रीनरी को जो है उजाड़ने का काम कर रही है। अब सरकारी अगर ऐसे काम करेगी तो आप बताइए ना, फिर तो जो है वन माफियाओं के हौसले जो है बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और जहां भी ये मामले आते हैं वहां पर जो है आप देखिए कि किसी भी आज तक बड़े अधिकारी को जो है या किसी भी मंत्री को जो है आप देखिए कि कोई अगर पनिश किया गया हो, केवल जो है मामले चलते हैं, जरूर उछलते जरूर हैं, लेकिन नवीन जी तो कह रहे हैं भाई कार्रवाई होती है। अब कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई ये आंकड़ा तो नवीन जी के पास ही होगा। नवीन जी बता सकते हैं क्या? बिल्कुल, हमारी सरकार ने वन अधिकारियों पर कार्रवाई की। कार्रवाई के आंकड़े इनके पास नहीं है, लीपापोती के आंकड़े जरूर इनके पास होंगे, लेकिन पेयजल के पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में किसी IAS अधिकारी को जेल के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार ने किया। ठीक है शेषपाल जी, जान लेते हैं, नवीन जी कुछ आंकड़े बता रहे हैं शायद। देखिए सोनी जी, पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में किसी IAS ऑफिसर को, फॉरेस्ट ऑफिसर को जो जेल के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार ने किया। कई अधिकारियों को पीछे सस्पेंड किया गया और उन पर कार्रवाई चल रही है। वनों को लेकर जितनी संजीदा, जितनी संवेदनशील भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार है, उत्तराखंड की कोई भी सरकार नहीं रही। मैं फिर से कह रहा हूं कि धामी सरकार पूरी तरह से पर्यावरण को लेकर चिंतित है, संवेदनशील है, और जो भी यहाँ पर स्टेप लिए जाएंगे नवीन जी, पर्यावरणविद तो किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते। मुझे लगता है पर्यावरण के लिए निष्पक्ष भावना के साथ वो पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जाए इस ओर ध्यान देते हैं। तो क्या इनके आरोप भी झूठे हैं? अगर सरकार इतनी संजीदा है तो संजीदगी दिखनी चाहिए। आते हैं शेषपाल जी, आशीष गर्ग जी का रुख करेंगे। आशीष गर्ग जी, ठीक है शेषपाल जी अपनी बात को पूरा कर लीजिए। हाँ सोनी जी, देखिए रिस्पना नदी के पुनरुद्धार के नाम पे 2.5 लाख वृक्षों का जो है पौधारोपण जो है भाजपा की सरकार ने किया। आज पूछ लीजिए ना कितने पेड़ हैं वहां पर,
तो आप जो है ये योजना सवाल तो लेकर के आशीष आते हैं। गर्ग जी ने भी किया था नवीन जी से। नवीन जी का जवाब अभी तक इस बात पर नहीं आया कि भाई कितने पेड़ लगाए गए। सहजधारा रोड का जिक्र किया, सहजता वहां पर मिले लोगों को, टेम्परेचर का भी जिक्र कर डाला। हमारी सरकार ने पेड़ लगाए, आपने पेड़ों को पानी देने का काम किया। जब आपने कुछ काम नहीं किया तो आप राजनीति क्यों कर रहे हैं इस पर खाली? मतलब बजट आप खाए और पानी देने का काम कांग्रेस पार्टी करे। कांग्रेस चलिए, के पर्यावरण वैसे व्यक्तिगत भी हर एक शख्स की जिम्मेदारी होती है, उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये बार बार कहा जा रहा है। आशीष गर्ग जी, पर्यावरण और पौधों को सुरक्षित करने के लिए हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है या नहीं? आशीष जी। बिल्कुल होती है, और नवीन जी की बात से मैं सहमत हूँ। और नवीन जी हमें बताएं कि वो पेड़ जो कंपेंसेटरी लगे थे जितने भी, वो बताएं हम जाके वहाँ पानी देंगे और इनके साथ मिलके देंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि नवीन जी की बात बिल्कुल ठीक है। ये केवल सरकार का काम नहीं है, हम जनता का भी काम है, पर्यावरणविद का, एनजीओ का, सबका काम है। इसीलिए मैंने पहली बात कही कि पर्यावरण राजनीति वाली बात नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो आप कहते हैं ना, उसका चिंतित हैं, और हम इसको भी डिनाई नहीं कर रहे, आप चिंतित होंगे, लेकिन थोड़ा ग्राउंड पे उसका कुछ रिजल्ट दिखेगा तो सबको अच्छा लगेगा, आपकी तारीफ भी करेंगे सब लोग। अब यदि खलंगा की बात करें, अभी नवीन जी के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से, किसी भी तरीके से, देखिए पानी जरूरी है, उसको यदि हम प्रयास करेंगे पानी भी मीट हो जाएगा, उसके वाटर स्कीम्स भी आ जाएंगी, लेकिन कम से कम खलंगा का जो रिजर्व फॉरेस्ट है या जो उसमें हमारे जितने भी वन कट रहे हैं उसको बचा लीजिए किसी तरह। कोई अन्यंत्र प्रयास निकालिए, हम सब आपके साथ हैं। और थोड़े बहुत जैसे कहते हैं कि कुछ विनाश होता है, उनकी जगह कंपनसेटरी जो लगेंगे उसमें हम पानी भी देंगे, उनमें खाद भी देंगे, और आप लोगों के साथ मिलकर वहाँ पे पिकनिक भी मनाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल, तो ये नवीन जी, हमारा इसको कहना है कि लेकर पर्यावरण भी बचाए और स्कीम्स भी आए, कोई विरोधी नहीं है। बिल्कुल, अगर वो पेड़ काटने से फिलहाल रोकने के लिए क्या कवायद रहेगी, और अगर पेड़ लगाए जाते हैं सरकार की तरफ से, जाहिर सी बात है विपक्ष भी पानी देगा, क्यों शिषपाल जी? निश्चित तौर पर रीना जी, सरकार बड़ा दिल दिखाए और विपक्ष से भी सहयोग ले। और जो बजट ये गोलमोल कर रहे हैं, जो बजट ये जो है पर्यावरण रक्षा के नाम पर जो है खा रहे हैं, आप बताएं ना, उसका हिसाब किताब भी दें कि उस बजट में जितने पेड़ आपने लगाए हैं, हर साल जितना बजट आप खा रहे हैं, वो कहाँ है ग्रीनरी, कहाँ है वो पेड़? मतलब उस पर जवाब दे ही नहीं देंगे। हाँ, विपक्ष को जरूर आप घेरने का काम करेंगे। जनता ने जो है आपको चुनकर के प्रदेश नवीन जी, रोकने का काम किया जाएगा, इन पेड़ों को ना काटा जाए। आप तो घिरे हुए पहले से, आपकी समस्याओं से घिरे, कांग्रेस अपनी समस्याओं से घिरा है, घिरी हुई है, उसको घेरने चलिए ठीक है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देवभूमि के दंगल में, जो देवभूमि अपने जिस वजह से जाना जाता है, यानी कि प्राकृतिक धरोहर के रूप में इसे जाना जाता है, और देवभूमि में लोग कहते हैं ना, प्राकृतिक धन संपदा के लिहाज से ये बेहद मायने और बेहद महत्वपूर्ण रखता है, और पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ये आने वाले समय में एक देखा जाए जो संकेत देता है कि कहीं ना कहीं अब ऑक्सीजन भी प्रॉपर मात्रा में इंसानों को नहीं मिल सकेगी। तो ये संकट ना गहराए, इसको लेकर सरकार की गंभीरता बेहद जरूरी है। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।